हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, किस तरीके से वेक्टर को क्लासिफाई किया गया है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। क्या होता है इक्वल वेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में सेम होंगे। द वेक्टर्स having the same magnitude and direction are called equal vectors। मतलब क्या बेटा इस लाइन का? मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लो ये 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। 10 का मतलब इस तीर की जो लंबाई है, एरो की लंबाई वो 10 है। एक दूसरा वेक्टर ऐसे है, इसकी भी लंबाई 10 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है। मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? इक्वल। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड लगा के लिख सकते हैं। तो इसकी भी लंबाई जितनी है सेम लंबाई इसकी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आए बात समझ में? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो वेक्टर में एक चीज़ जानना जरूरी है, वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। वेक्टर को स्पेस में आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। मतलब क्या है? मतलब जैसे इस वेक्टर को हम कहीं भी ऐसे पैरेलल स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसका ना मैग्नीट्यूड बदले ना उसका डायरेक्शन बदले। मैग्नीट्यूड का मतलब उसके तीर की एरो की लंबाई ना बदले। डायरेक्शन का मतलब आप या तो उस लाइन में शिफ्ट कर सकते हो या तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। पैरेलल क्यों शिफ्ट कर सकते हैं? देखना बेटा, जैसे एक रोड है और ये रोड ईस्ट में जाता है, पूरब में। कोई व्यक्ति अगर इधर से चल रहा है तब भी हम बोलेंगे पूरब में चल रहा है, कोई व्यक्ति इधर से चल रहा तब भी हम बोलेंगे पूरब में चल रहा। तो जो डायरेक्शन इस व्यक्ति का है वही डायरेक्शन इस व्यक्ति का है, दोनों पूरब में है। तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन आपस में क्या होंगे? सेम। तो इसीलिए वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। बी वाले को एक वेक्टर मान लो ए दिया है जिसका डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर बी दिया है जिसका डायरेक्शन ये है, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? इक्वल। अब हम इसको जब शिफ्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और हम इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं बी को, तो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए शिफ्ट करना। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और इसको शिफ्ट करेंगे तो पैरेलल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पैरेलल जब शिफ्ट करेंगे तो आप देखना इस वाले तीर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखना ये ऐसे आएगा, कुछ ऐसे, सॉरी वेक्टर ये ए है ऐसे आपका, इसको ऐसे रहने दिए, बी वाले को शिफ्ट कर दिए तो देखना इसी के पैरेलल शिफ्ट करना, देखना इसी के पैरेलल ऐसे। तो बी को जब शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के लिए क्या बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन बताना सेम है। भाई ये बी वाला इस डायरेक्शन में है, ए वाला इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अलग है। अच्छा, ए और बी सेम दिख रहा है, ए अलग डायरेक्शन में दिख रहा, बी अलग डायरेक्शन में दिख रहा, तो हम ये तो लिख सकते हैं ए बराबर बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को ए बराबर बी, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? रीज़न क्या है? ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन इक्वल नहीं है। डायरेक्शन एक का ए का अलग है और बी का क्या है? अलग।
तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो दो वेक्टर के बीच में, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर के बीच में हम इक्वल तभी लगा सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। केवल डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड ना सेम हो तब भी इक्वल नहीं लगा पाएंगे। केवल मैग्नीट्यूड सेम होगा तब भी इक्वल नहीं लगा पाएंगे। दो वेक्टर के बीच में हम इक्वल तभी लगा सकते हैं जब उनका डायरेक्शन सेम हो। तो जिस डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में अगर बी होगा तब इक्वल लिख पाएंगे। तो इस डायग्राम से हम क्या बोल सकते हैं, ए का डायरेक्शन अलग है और बी का डायरेक्शन अलग है, तो ये नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर में दोनों इक्वल नहीं होंगे। आया बात समझ बेटा? तो इक्वल कब होंगे? मान लो आप एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे है, उसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड। हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसको जब दोनों की लंबाई सेम है, अभी बताए हैं कि जब वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, इस पे ऐसे शिफ्ट करना स्टार्ट किया, इसको इधर लेके जाएंगे और जब शिफ्ट करेंगे ए पर, मान लो ये वेक्टर ए है और जब शिफ्ट करेंगे तो बी वाला भी इसी पे आ जाएगा। समझ में आया कुछ? बी वाला, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो जब इसको शिफ्ट करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो शिफ्ट करेंगे तो एक ही पर ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम नहीं ये पता कर पाएंगे कि ए वाला कौन है और बी वाला कौन है। आई बात सुन बेटा? हम इसमें ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ए वाला कौन है, बी वाला कौन है। ए और बी दोनों एक जैसा दिखेंगे क्योंकि ओवरलैप होंगे। जैसे ये है और ये आपका ओवरलैप, इस पे ओवरलैप हो गया। अब आप उधर से देखोगे तो दोनों एक ही लगेंगे। ये यहाँ पर एक ही मार्कर दिखेगा, दो मार्कर नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर, तो ए वाला जो होगा वो बी के बराबर दिखेगा, बी जैसा दिखेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। समझ में आया बेटा? यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर बी। तो अब ये इक्वल वेक्टर हो गए। तो इक्वल वेक्टर का क्या कंडीशन है? अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए? ये सेम होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। तो अगर ऐसा होगा तब बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। यूज कहाँ है इसका? जैसे लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें बताना इस फार्मूले में कौन सा वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बेटा? एफ वाला ना, एफ वाला वेक्टर है। फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखना दो वेक्टर के बीच में, एक वेक्टर ये है, मास आपका स्केलर है, मास आपका स्केलर है। तो यहाँ पर एक वेक्टर फोर्स है, दूसरा वेक्टर एक्सीलरेशन है। तो ये बताना दोनों वेक्टर के बीच में इक्वल लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आता है। आई बात सुने? तो इक्वल वेक्टर जब पढ़ लेंगे ना तब ये आप प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ एफ और ए एक ही डायरेक्शन में। नहीं तो आप क्या करेंगे, रटे रहेंगे एफ और ए एक ही डायरेक्शन में। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस दो वेक्टर के बीच में इक्वल लगा, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ए, दोनों के बीच में इक्वल लगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ऐसे और भी आपके एप्लीकेशन है। P बराबर mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो देखना ये वेक्टर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मास कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ भी लगा है दो वेक्टर के बीच में बराबर, तो दो वेक्टर के बीच में बराबर लगा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। और ये पढ़ाया भी जाता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दो वेक्टर के बीच में हम इक्वल तभी लगा सकते हैं जब उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। समझ में आया बेटा? ये था आपका। अब इसी में एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ये है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। एक वेक्टर दूसरा है बी, इसका मैग्नीट्यूड आधा है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इस तीर की लंबाई इससे आधा है। तो हम ये बताना ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। लिख पाएंगे या नहीं? ना ये लिख सकते हैं ना ये लिख सकते हैं। रीज़न क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। ये इसका 10, इसका 5। जितना इसकी लंबाई है उसकी आधी लंबाई इसकी। हम ये लिख सकते हैं दो वेक्टर के बीच में बराबर तभी लगा सकते हैं जब उनके डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन तो सेम है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं मीन्स डायरेक्शन सेम है। लेकिन देखना इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, दुगना है।
तब भी बराबर नहीं लगा सकते। दो वेक्टर के बीच में हम बराबर तभी लगा पाएंगे जब उनका डायरेक्शन तो सेम रहे ही रहे, मैग्नीट्यूड भी सेम रहे। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ना हम ये लिख सकते ना हम ये लिख सकते। तो इसको सही कैसे करें? ये वेक्टर ए है, इसका मान लो मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। हम इसकी लंबाई दुगनी करेंगे बिना डायरेक्शन चेंज किए। तो अगर इसका लंबाई दुगना आप करोगे, 2 टाइम्स करोगे, तो कितना आएगा? 2b आएगा ना, 2b। भाई वेक्टर b के ऊपर लगाएंगे, 2 के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। आए बात समझ में? तो हम इसकी लंबाई करेंगे 2b। अब देखना इसका लेंथ दुगना हो गया, डायरेक्शन नहीं चेंज किए, इसका मैग्नीट्यूड दुगना हो गया। तो अब देखो इसको जब इस पे रखेंगे तो अब ओवरलैप कर जाएगा। बी ओवरलैप नहीं करेगा, बी को रखेंगे तो ऐसे दिखाएगा, ए अलग लगेगा, बी वाला अलग लगेगा। आई बात समझ में? ए वाला अलग दिखेगा, बी वाला अलग दिखेगा जब इसको शिफ्ट करेंगे। तो अब जब इसको शिफ्ट करेंगे तो इसकी लंबाई, भाई इसकी लंबाई 5 थी, इसकी लंबाई 10 थी, तो इसको हम इसकी लंबाई 2 गुनी कर दे तो इसकी भी लंबाई 10 हो जाएगी। तो b है तो इसको बना दिए 2b, तो ये इसकी लंबाई 10 हो गई। अब इसको जब शिफ्ट करेंगे इस पर तो a और 2b, तो हम लिख सकते हैं a और 2b आपस में इक्वल होंगे। ये सही है आपका। देखना a का मैग्नीट्यूड 10, b का मैग्नीट्यूड 5 में 2 का मल्टीप्लाई किए 10, तो अब इधर का मैग्नीट्यूड इधर का मैग्नीट्यूड बराबर। समझ में आया बात? इधर का डायरेक्शन इधर के डायरेक्शन के बराबर। अब ये सही लिखा हुआ है, ये नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। हाँ, अब अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो लिख सकते हैं a बराबर 2b। a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के 2 टाइम्स है, a का मैग्नीट्यूड b के 2 टाइम्स है। तो ये होता इक्वल वेक्टर। आया बात समझ बेटा? जैसे मान लो F इज इक्वल टू लिखे ma, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। आया समझ में? अगर a का जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का मैग्नीट्यूड इधर के मैग्नीट्यूड के सेम होगा। आई बात समझ में बेटा सब? तो ये इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। सेकंड आपका है, इसी पे एक और समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक वेक्टर है, इसकी लंबाई है 15, एक वेक्टर a है। अब इसकी लंबाई b है, तो ये है 5, तो इसको हम वेक्टर को बराबर कैसे करेंगे बेटा बताना? इसकी लंबाई 3 टाइम्स कर देंगे, इसकी लंबाई 3 टाइम्स कर देंगे, क्या बन जाएगा? 3b, और 3b को इस पे रख देंगे, शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a किसके इक्वल है, b के या 3b के? तो 3b के। आया समझ में? b का मैग्नीट्यूड 5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, तो b का a जो है वो 3 टाइम्स है b के, और यहाँ डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल लगा सकते हैं। ये समझ में आया बेटा? तो इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन आपस में क्या होंगे? सेम। है आपका निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? निगेटिव वेक्टर, द वेक्टर्स having the same magnitude but opposite in direction are called negative vectors। ठीक है? क्या होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मतलब क्या है? जैसे मान लो एक वेक्टर a है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे है b, इधर इस डायरेक्शन में। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर b। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, तो हम लिख सकते हैं a बराबर b। आई बात समझ में? देखना दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक इधर है तो एक इस डायरेक्शन में है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते a इक्वल टू b, ऐसे नहीं लिख सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि a का डायरेक्शन इधर है, b का डायरेक्शन इधर है, और आपको अभी बताए हैं कि दो वेक्टर के बीच में हम इक्वल तभी लगा पाएंगे जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तब हम कैसे करेंगे? इस वाले वेक्टर को हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे। इधर करेंगे तो देखो अगर वेक्टर b इधर की तरफ है तो जब डायरेक्शन किसी वेक्टर का हम रिवर्स करते हैं
अपोजिट करते हैं तो माइनस आ जाता है। अगर मान लो आप वेलोसिटी को इधर प्लस माने हो तो इधर वेलोसिटी माइनस होगा, एक्सीलरेशन को इधर प्लस माने तो एक्सीलरेशन इधर माइनस होगा। तो अगर b मान लो इधर की तरफ प्लस में है तो b इधर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में। बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करो। अगर डायरेक्शन ये है उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा -b। तो यहाँ से अब देखना, इसको रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। रीज़न क्या है, देखना ये ऐसे है मार्कर, एक ये b वाला ऐसे है, तो जब इसको रखेंगे ना तो दोनों का एरो ऐसे कुछ दिखेगा। b वाले को, इस b वाले को यहाँ रखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इसलिए बराबर नहीं कर पाए। लेकिन जब इसको शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर तब क्या होगा, दोनों ओवरलैप कर जाएगा, और दोनों ओवरलैप कर जाएगा तो हम लिख सकते हैं दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल। तो a बराबर क्या लिखें, b या -b, तो a -b के इक्वल होगा। आया समझ में। अब देखना, जो मैग्नीट्यूड a का है वही मैग्नीट्यूड -b का है, जो डायरेक्शन a का है वही डायरेक्शन किसका, b का या -b का, -b का है। b तो इधर है, -b इधर है, तो जिस डायरेक्शन में a है उसी डायरेक्शन में -b है। जो मैग्नीट्यूड a का है वही मैग्नीट्यूड -b का है, इसलिए अब इक्वल लगा दिए। तो अब इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। b इज निगेटिव वेक्टर ऑफ a, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जानते हो मैथ में माइनस को इधर कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं b इज निगेटिव ऑफ a या a इज निगेटिव ऑफ b, दोनों लिख सकते हैं। अब देखना निगेटिव आ गया बीच में, इक्वल तो हुआ लेकिन निगेटिव आ गया। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल हम लगा सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ लगाएंगे। आए बात समझ में। मान लो एक वेक्टर ऐसे b होता, यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसे b होता इधर, अब इन दोनों को बराबर करना होता, सॉरी ए इधर होता, इन दोनों को बराबर करना होता तो कैसे करते, ए बी के बराबर नहीं है, ना ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर, ना ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर, ना ए का डायरेक्शन बी के बराबर, तो ना ये लिख सकते थे, ये भी नहीं लिख सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड अलग है तो पहले मैग्नीट्यूड ही सेम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा, इसको बना देंगे 2b। मान लो इसकी लंबाई 10, इसकी लंबाई 5, तो इसकी लंबाई भी 10 हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नीट्यूड इसका 10, तो इसका भी कितना होगा 10, दुगना कर दिए। अब देखना ये अभी भी इसके इक्वल नहीं हुआ, अब इसको करेंगे रिवर्स, तो रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा -2b। आया समझ में। अब ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शंस भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर -2b। आया समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन में आपके दिया हो ऐसा कि b है तो इसका पहले लंबाई दुगना करो, लंबाई दुगना करेंगे तो b के इक्वल, 2b के इक्वल, और 2b होगा फिर रिवर्स करेंगे तो -2b के। भाई 2b इधर होगा, 2b इधर होगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के बीच में हम बराबर लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक वेक्टर c है और हम इन दोनों को सही से लिखना है कि कैसे लिखें, तो a का मैग्नीट्यूड मान लो c के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो हम लिख देंगे a और c का मैग्नीट्यूड बराबर भी है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के बीच में बराबर लिख देंगे लेकिन माइनस के साथ, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। आया समझ में। तो इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर, यहाँ लगा देंगे माइनस, इसको कहेंगे निगेटिव वेक्टर। तो ये आपका निगेटिव वेक्टर। थर्ड क्या है, थर्ड आपका है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, द वेक्टर्स 3 are more than 3, more than 3, 3 are more than 3. The vectors 3 are more than 3 lying in same plane are called coplanar vector, coplanar vectors। मतलब क्या इसका, देखो दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। जैसे मान लो ये बनाए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसका ये एक प्लेन होगा कि नहीं होगा, भाई प्लेन का मतलब एक सरफेस में दोनों आ जाएंगे। ऐसे रखें वेक्टर तो ऐसे सरफेस में आ जाएंगे, ऐसे रखें वेक्टर तो ये इस सरफेस में आ जाएंगे, ये ऐसे मान लो ऐसे रखा है तो इस सरफेस में आ जाएंगे, ऐसे रखा है इस सरफेस में आ जाएंगे।
ऐसे रखे हैं इस सरफेस में आएगा, ऐसे रख दिए इस सरफेस में आएगा। ये दो वेक्टर हमेशा एक सरफेस में आएंगे, चाहे ऐसे रख दो, आप ऐसे रख दो एक सरफेस यहाँ बन जाएगा, ऐसे रख दो एक सरफेस, दो वेक्टर हमेशा एक सरफेस में आएंगे। तीसरा वेक्टर तो इसलिए यहाँ लिखा गया 3 मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा पर हम कोप्लेनरिटी चेक करेंगे कि कोप्लेनर है कि नहीं। दो में कोई डाउट नहीं है, दो में हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। तो अगर मान लो 3 वेक्टर हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, 3 वेक्टर हैं, तो तीनों एक ही प्लेन में हैं। ऐसे देखना, ऐसे बना दिए 3 वेक्टर, एक ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तीनों एक ही प्लेन में हैं। ये ऐसे एक वेक्टर को हमने ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखना ये और ये एक प्लेन में आएंगे, ये एक प्लेन में नहीं आएगा। भाई एक ही को, तीनों को एक ही प्लेन में कैसे बना पाएंगे? ये इधर है तो ये एक प्लेन में आ गया, ये नहीं आया। ये एक प्लेन में आ गया तो ये नहीं आया। ये एक प्लेन में आ जाएगा ऐसे तो ये छूट जाएगा। तो ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। ऐसे बनाएंगे, अब ये ऐसे हैं ऐसे, तो ये तीनों एक ही प्लेन में अगर आ गए ऐसे तो ये कोप्लेनर है। आई बात समझ में? अगर तीनों एक ही सरफेस में आ जाए, एक ही प्लेन में आ जाए तो इनको बोलेंगे कोप्लेनर। तो ऐसे वेक्टर जो तीनों, जैसे मान लो बोर्ड पे हमने 3 वेक्टर बना दिया, ऐसे ऐसे ये ऐसे, तो ये कोप्लेनर वेक्टर है। ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर। तो ए कामा बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। सुनो, मान लो हमने क्या किया, ऐसे ए बनाया, बी बनाया और सी को बाहर, बोर्ड के बाहर ऐसे बना दिया। तो देखो ये दोनों तो एक प्लेन में हैं, लेकिन ये इसके साथ प्लेन में नहीं है, दूसरे प्लेन में आएगा। तो ए बी तो कोप्लेनर है, सी वाला कोप्लेनर नहीं है। तो जब एक ही प्लेन में आएंगे तब उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। आया समझ में बेटा? तो यहाँ से अगला है आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर फोर्थ है आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, the vectors having the same starting point, having the same starting point are called co-initial vectors। मतलब क्या है? अगर 3 वेक्टर हों या 4 वेक्टर हों, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हों, जैसे मान लो ये ऐसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है और तीसरा वेक्टर ये सी है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, या ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये ऐसे बी है और सी वाला यहाँ है। तो देखना ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन सी का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो ये ए और बी को इनिशियल हैं, लेकिन सी को इनिशियल वेक्टर नहीं है। आई बात समझ में? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसका और इसका, तो ये कोई इनिशियल वेक्टर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर अलग है, तो जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो ये कोई इनिशियल बने, ये कोई इनिशियल इसके साथ नहीं है। मान लो सी को भी ऐसे बना दिए। अब ए बी सी तीनों कैसे हैं? तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर, आर को इनिशियल वेक्टर्स। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं को इनिशियल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट का हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आपका है फिफ्थ आपका है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? जो एक लाइन में हो वेक्टर या पैरेलल हो, बस इसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। द वेक्टर्स having the same line of action are parallel to each other are called कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आया? मतलब क्या है
जैसे ये वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ऐसे बी बना दिए, मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, इसमें मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब। ये ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम बोल सकते ए वाला बी के क्या है, कोलिनियर है। या ऐसे बना दिए ए बी सी, तो ए बी, ए और सी एक लाइन में है, इसको शिफ्ट कर सकते हो आप ना, तो इसको शिफ्ट करेंगे इसी लाइन में आ जाएगा। तो ए और सी एक लाइन में है, तो ए और बी भी पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल है तब भी कोलिनियर हैं, एक लाइन में है तब भी कोलिनियर है, क्योंकि इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो बी को आप बताएं अभी आपको, किसी भी वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। तो हम बी को मान लो इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो बी भी तो एक लाइन में आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो ए बी सी तीनों कोलिनियर वेक्टर हैं। आया समझ में? अब मान लो यहाँ पर बनाए ऐसे ए बी और सी ऐसे बना दिए, तो ए और बी कोलिनियर हैं, लेकिन ए और बी सी के साथ कोलिनियर नहीं है। समझ में आया बात? ए और बी आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब कोलिनियर है, लेकिन ए और बी सी के ना पैरेलल हैं ना एक लाइन में है, तो ए और बी सी के साथ कोलिनियर नहीं है। ऐसे भी आप वेक्टर बना दो, ऐसे अपोजिट, तो ये भी कोलिनियर है। इससे नहीं मतलब है कि अपोजिट है या कैसा हो, बस पैरेलल हो या सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका मैग्नीट्यूड इससे अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इधर है, ये इधर है, फिर भी ये कोलिनियर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। केवल पैरेलल होनी चाहिए और सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक ही लाइन में आ जाएगा। इसको शिफ्ट करोगे आप, मान लो सी को हम उठा के शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो शिफ्टिंग होगा भाई। ये नहीं कि इसी को ऊपर शिफ्ट करो, कहीं भी आप पैरेलल ले गए, सी को ऐसे था सी, इसको हम पैरेलल ले गए ऐसे, और फिर इधर भी कर सकते हैं, तो देखना एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर। इसमें अगर दो वेक्टर या तीन वेक्टर या चार वेक्टर आपस में पैरेलल हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये आपका है 6 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, the vector whose magnitude is 1 is unity is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, 1 हो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जिसके तीर की लंबाई 1 हो, उसे कहेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर जैसे आप कूलाम्स लॉ पढ़े हो, ठीक है, कूलाम्स लॉ पढ़े, या उसमें भी यूनिट वेक्टर का काम आता है। अभी क्यों पढ़ते हैं आइए समझाते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, इसकी लंबाई मान लो 50 है। हम इसके इस वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसकी लंबाई 7 हो। एक वेक्टर ए है जिसका लेंथ 50 है, हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसका लेंथ 7 हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो एक देखते हो आगे आप, कपड़े की दुकान पे क्या होता है, आप कपड़े की दुकान पे कोई कपड़ा होता है तो वो बहुत लंबा लंबा होता है, 50 मीटर का, 100 मीटर का, एक थान बना होता है पूरा। जानते हो कि शर्ट का हो या पैंट का हो तो एक थान बना होता है। अब आपको मान लो 10 मीटर चाहिए या 15 मीटर चाहिए, तो हम 10-15 मीटर का तो स्केल लाएंगे नहीं कि 15 मीटर का स्केल लाएंगे उससे नापेंगे, या 20 मीटर आपको अगर मान लो उसमें से कपड़ा चाहिए तो 20 मीटर का स्केल लाएंगे उससे नापेंगे। भाई किसी को 20 की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को 15 की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को 10 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ से स्केल लाएंगे, 10 मीटर वाला, 15 मीटर वाला, 20 मीटर वाला। तो हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे दुकानों पे 1 मीटर का स्केल होता है, 1 मीटर का स्केल होता है। आपको 4 मीटर चाहिए, 1 मीटर का नापे, फिर फोल्ड करके उसी को 4 बार कर दिए। अगर आपको 7 मीटर चाहिए तो 1 मीटर नाप देते हैं कपड़ा, फिर फोल्ड करके 7 बार कर दिए। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रहा बेटा? जैसे मान लो आपको 10 मीटर का कपड़ा चाहिए, उसी में से तो 1 मीटर का हम नाप दिए स्केल, और जब 1 मीटर का नाप चुके तो उसी को 10 बार फोल्ड करके 10 मीटर का कपड़ा दे देंगे। आए बात समझ में? तो मान लो एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 50 है, 50, हम इसी के डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो 7 वाला हम कैसे बनाएं? तो हम क्या करेंगे ना, एक तरीका ये अपनाएंगे कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाएंगे। ऐसा वेक्टर हम निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो,
और उसी में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 वाला मिल जाएगा। 10 वाला चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 वाला चाहिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया बात समझ में? तो इसके डायरेक्शन में मान लो वेक्टर ए है और इसका मॉड ए है, इस वेक्टर का मॉड ए है। हमें चाहिए इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो कैसे निकालेंगे इसको? यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट किया जाता है। तो ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए इज इक्वल टू वेक्टर अपान वेक्टर का मॉड। किसी भी वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। क्यों ऐसा किए? मान लो एक वेक्टर ए है और इसका लेंथ 10 है। एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका लेंथ 10 है। अब हम इसके डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसका लेंथ 1 हो, तो 1 कैसे आएगा? जिसका लेंथ 10 है, हम 1 बनाना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे भाई, 10 से 10 में डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। आया समझ में? इसका लेंथ 10 है और हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो इसका लेंथ 10 है, 10 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। तो वेक्टर में हम क्या करेंगे? उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को कैप, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा के डिनोट किया जाता है। कहीं कैप लगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए यूनिट वेक्टर को अलग से डिनोट किया जाता है। जैसे लिखा है बी, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा के शो किया जाता है और किसी ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी वेक्टर ए अपान उसका मॉड। आया समझ में बेटा ये बात? अब और आगे समझाया जाएगा क्यों यूनिट वेक्टर का यूज किया गया। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? डायरेक्शन बताने लगता है। अगर किसी जैसे फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड दिया है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ क्यों लगाते हैं यूनिट वेक्टर। आप 9th में क्वेश्चन किए होंगे, एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन, ऐसे तो हम ऐसे लिखते हैं फोर्स 9 न्यूटन, ये ऐसे लिख दिए। अच्छा ये बताना ये डायरेक्शन बता रहा है कि केवल वैल्यू बता रहा है? 9 न्यूटन लिखा है तो ये केवल मैग्नीट्यूड को बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है। ये केवल मैग्नीट्यूड को बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। और जब डायरेक्शन नहीं बता पाएगा तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो फॉर्म लिखा हुआ है वो कैसा है? स्केलर। ऐसे में तो 9th में स्केलर ही फॉर्म पढ़ते हैं, बार बार स्केलर फॉर्म। ऐसे आप लिख दिए ना तो गलत हो जाएगा। जैसे ऐसे लिख दिए F इज इक्वल टू 9 न्यूटन, ये गलत तरीका है लिखने का। रीज़न क्या है? F लगाए, वेक्टर लगाए, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन भी बताएगा। ये तब लिखते हो जब डायरेक्शन बताने लगे वेक्टर, तो ये स्केलर फॉर्म है और ऐसा लिखने का मतलब वेक्टर फॉर्म, तो ये गलत है आपका। तो कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे? तो जब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगला टॉपिक हो उसको पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे कैसे लिखा जाता है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे वेक्टर फॉर्म में बनाया जाता है। समझ में आया बेटा? तो आइए देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर 7th है आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ये भी बहुत काम का टॉपिक है। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? I, J एंड K आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स acted along x, y and z axis respectively। मतलब बता रहा हूँ इसका, देखो x, y, z 3 एक्सिस होते हैं, आपको पता होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। वैसे ये ऐसा नहीं होता है, जो आपका x एक्सिस होता है वो इधर होता है, y एक्सिस आपका इधर होता है और जो z एक्सिस होता है वो आपका बोर्ड के बाहर ऐसे आएगा। समझ में आया? बोर्ड के बाहर z एक्सिस आएगा। मजबूरी क्या है? इसको हम बोर्ड में नहीं बना सकते, इसलिए ऐसा दिखा दिया जाता है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। ये x वाला
एक्स वाला वाई से, एक्स वाला जेड से, वाई वाला जेड से, तीनों 90 पर होंगे। तो ये एक्स जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम जे से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को हम के से डिनोट करते हैं। और इसी को तीनों को बोलते हैं आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आर्थोगोनल का मतलब तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। आई जे के जो होते हैं तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो आई इधर है, तो जो वाई एक्सिस इधर है तो जे इधर होगा। आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, ये एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को जे से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर को के से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आई जे के भी तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और आई और जे और के का जो मैग्नीट्यूड होगा, आई का, जे का और के का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए इनका नाम है आर्थोगोनल, का मतलब परपेंडिकुलर, यूनिट का मतलब 1। तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और सबकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसलिए इनको बोलते हैं आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई मानते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे मानते हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के मानते हैं। आपको कई चैप्टर में आई जे के दिखेगा, वेक्टर का क्वेश्चन होगा या वेक्टर का न्यूमेरिकल होगा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा आई जे के। फ़ायदा क्या है इससे, देखना क्या इंपॉर्टेंस है इसका। जैसे मान लो एक वेक्टर है, एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो 10 न्यूटन का है। फोर्स लगाया गया कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो हम लिखे F इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल करते हैं तो लिखते हैं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये बताना कौन सा फॉर्म है, डायरेक्शन बता पाएगा ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन फॉर्म स्केलर है, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। कि आप न्यूमेरिकल करोगे ऐसा लिखोगे तो डायरेक्शन वो नहीं बता पाएगा। तो ये स्केलर फॉर्म है, आया समझ में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएं, तो देखना 10 न्यूटन का फोर्स दिया है किस डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो 10 न्यूटन का फोर्स दिया है एक्स एक्सिस में। तो मान लो 10 न्यूटन का ऐसे फोर्स बनाए, एक्स एक्सिस में आया है ऐसे, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आया समझ में, एक्स डायरेक्शन में। हमें पता है कि हम यूनिट वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में क्या मानते हैं, आई कैप। तो अगर इसी में, सुनना ध्यान से, अगर इसी आई में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा इस जो फोर्स है उसका लेंथ कितना है 10, और आई का लेंथ कितना है 1। तो अगर इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, 10i। इसी को मल्टीप्लाई कर दे आई को 10 से तो 10i बन जाएगा। और जैसे 10i बनेगा, 10i और जो फोर्स है ओवरलैप कर जाएगा। जो 10 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में बनाए हैं, 10i, इसको ये i है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10i। और 10i और F इज इक्वल टू 10 न्यूटन वाला फोर्स क्या कर जाएगा, ओवरलैप। ओवरलैप कर जाएगा तो हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 10i। ये आपको भी बताए हैं कि अगर दो वेक्टर ओवरलैप कर जाएंगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये F इज इक्वल टू 10 न्यूटन वाला है, I इतना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10i। तो F और 10i आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये वेक्टर फॉर्म बन गया। इसका मतलब क्या है, ये डिनोट करता है कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और ये डिनोट करता है डायरेक्शन क्या है, x है। आया समझ में। तो इसलिए यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर का किसी भी वेक्टर में 10 दिया था, ये 10 न्यूटन था, फोर्स 10 न्यूटन था, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, वो डायरेक्शन बताने लगता है। समझ में आया। जैसे एग्जांपल, जैसे लिखा है कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है वाई डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से, वाई डायरेक्शन में चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 3j। आया बात समझ में। अब ये वेक्टर फॉर्म में बदल गया। वाई डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अगर यहाँ ऐसे लिख दिए तो ये क्या बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, जे का मतलब किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। आई बात समझ में। तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन मिलने लगता है। जैसे लिख दिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी है -10i। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये बता रहे हो कि वेक्टर फॉर्म है, -10i। माइनस क्या शो कर रहा, माइनस देखो मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता किसी चीज़ का,
स्पीड है तो उस वेलोसिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होगा। ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 10 है और डायरेक्शन क्या है माइनस आई। इसमें डायरेक्शन क्या है माइनस आई। तो देखना एक्स एक्सिस ये है, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। तो एक्स में अगर प्लस आई मानते हैं तो आपको बताए थे अगर इधर प्लस बी मानेंगे तो इधर क्या मानेंगे माइनस बी। तो माइनस एक्स में क्या मानते हैं माइनस आई। आया समझ में बात। देखना ये चीज़, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो इधर अगर आप मान लो इधर प्लस आई माने हो तो इधर माइनस आई, इधर प्लस जे तो इधर माइनस जे, इधर प्लस के तो इधर माइनस के। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई मानते हैं, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माइनस आई, वाई के अलॉन्ग जे, माइनस वाई के अलॉन्ग माइनस जे, जेड के अलॉन्ग के माइनस जेड, जेड के अलॉन्ग माइनस के। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स के अपोजिट चल रहा है। जैसे लिखा गया किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है -10 जे कैप, इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, माइनस जे का मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में। माइनस जे लिखा है इसका मतलब किस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो देखना इससे क्या पता चलता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो डायरेक्शन मिल जाता है। केवल ऐसे लिखे बराबर 10 न्यूटन तो ये हमें डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, लेकिन जब माइनस जे लिख देंगे यहाँ पर ना तो हमें बताने लगेगा कि हाँ माइनस वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसीलिए पढ़ा जाता है, यूनिट वेक्टर इसलिए पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बता देगा, आपको डायरेक्शन बताने लगेगा। जैसे मान लो अभी इसके पहले एक फार्मूला पढ़े थे, ए कैप इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए अपान मॉड ए। तो यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा आपको वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन मिलने लगेगा। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेक्टर का डायरेक्शन मिलने लगेगा। ये समझ में आया बेटा। तो अब लास्ट है आपका नल वेक्टर, और भी ये पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। नल वेक्टर है अगला। अर्थ है आपका नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो हो, इज कॉल्ड नल वेक्टर, इज कॉल्ड नल वेक्टर। इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब क्या है, जैसे मान लो एक वेक्टर बनाए इतना बड़ा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। भाई इनिशियल और फाइनल के बीच कुछ अगर डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये नल नहीं है। अब मान लो इनिशियल भी यही बनाए और फाइनल भी यही बना दें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। ये एक पॉइंट रहेगा, जहाँ इनिशियल वहीं फाइनल हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो। भाई मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही समझो आपका मैग्नीट्यूड है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो। उसी को कहेंगे नल वेक्टर।